हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू परफेक्शनाइज्ड यूट्यूब चैनल। आज हम 30 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज से पहले तक 29 अगस्त के करंट अफेयर्स को हमने देख लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। सारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन सारी वीडियोस को एक एक करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ आपको बता देता हूँ। पहला तो ये कि आज हमारी रात के 8 बजे तक एक स्पेशल वीडियो अपलोड हो सकती है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आप लोगों के डिमांड पे ही वो वीडियो आई है, आप उसे जाकर जरूर देखेंगे। रात के 8 बजे तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। सेकंड ये है कि रोज हम लोग 30 से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज भी 28 टॉपिक्स हैं और पीछे की मैं लिंकिंग करवा के बहुत सारे टॉपिक्स और करवा देता हूँ, तो 30 से ज़्यादा ही टॉपिक्स बन जाते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को आप रोज के रोज अच्छी तरीके से करेंगे। एक टॉपिक को समझ लीजिए, कोई टॉपिक है पोलियो वाला, उसको मैंने पहले बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो जरूरी नहीं है कि मैं जितना भी मैंने समझाया था फिर से मैं उन चीज़ों को रिपीट करूं। जो न्यूज़ में होगा सिर्फ वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें भी मैं रिपीट करूं। तो इसलिए 1 महीने का आपको अच्छी तरीके से कवर होना चाहिए। नेक्स्ट मंथ में अगर फिर से वो टॉपिक आता है तो मैं उसको फिर से डिटेलिंग में करा सकता हूँ, पर 1 महीने में 1 से ज़्यादा बार आएगा तो उसको मैं रिपीट नहीं कराऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगस्त में अगर एक टॉपिक है वो 2 से 3 से 4 बार आता है तो एक बार उसको कवर कर लेंगे, फिर आगे की न्यूज़ देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगस्त में अगर वो फिर से आता है तो हम लोग फिर से डिटेल में कवर करेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि अगस्त में ही हम बार बार उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। थर्ड ये है कि ये जितने भी टॉपिक्स मैं करवा रहा हूं अभी कवर, इन सब का आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, परफेक्शन आईएएस ऑफिशियल चैनल पे, उसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जिन बच्चों की भी कंफ्यूजन थी कि हिंदी में करंट अफेयर्स नहीं मिल रहे, तो हिंदी में करंट अफेयर्स को इसी नोट्स को कंपाइल करके हिंदी में आपको मिल जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं लिखाता हूँ उसमें मैंने ऐड कर दी है, वो सारी आपको हिंदी में मिल जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है डीजीपी भट्टी, ठीक है। तो इसमें आरएस भट्टी की बात हो रही है, अब ये न्यूज़ में क्यों है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब जो डीजीपी बिहार के आरएस भट्टी थे, जो अभी तक डीजीपी थे, उन्हें सीआईएसएफ का डीजी नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। जो हमारे आरएस भट्टी जो बिहार के डीजीपी थे, बिहार कैडर के आईपीएस अफसर थे 1990 बैच के, उन्हें सीआईएसएफ का डीजी नियुक्त कर दिया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और ये सितंबर 2025 तक डीजी बने रहेंगे, किसके? सीआईएसएफ के, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। याद हो गया, डीजीपी आरएस भट्टी अब सीआईएसएफ के डीजी बन चुके हैं। सेकंड इज दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी बना दिया गया है, ठीक है। ये भी 1990 बैच के ही आईपीएस अफसर हैं और इन्हें बीएसएफ का डीजी बना दिया गया है। इससे पहले ये सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में थे, ठीक है, वहां के चीफ थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। थर्ड इज आरएस भट्टी समझ में आ गया, दलजीत सिंह चौधरी समझ में आ गया। थर्ड इज आरएस भट्टी जिसको रिप्लेस करेंगे एज डीजी सीआईएसएफ, वो कौन होगी? नीना सिंह होगी, और ये पहली वुमेन थी जो सीआईएसएफ की डीजी बनी थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इनका 31 जुलाई को पदभार खत्म हो चुका है, मतलब इनका रिटायरमेंट एज जा चुका है, ठीक है, इसलिए अभी रिटायर हो गई हैं। अब इनकी जगह सीआईएसएफ के डीजी कौन बनेंगे? आरएस भट्टी बनेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फोर्थ इज कि आरएस भट्टी को जो बिहार के जो नए डीजीपी रिप्लेस करेंगे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आलोक राज, और ये 1989 बैच के आईपीएस अफसर थे, जो इनको सरपास करके ही आरएस भट्टी को बना दिया गया था। तो ये अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट में थे बिहार के, अब इनको डीजीपी बना दिया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। क्या क्या? आरएस भट्टी कौन है? इन्हें सीआईएसएफ का डीजी बना दिया है। दलजीत सिंह चौधरी, इनको बीएसएफ का डीजी बना दिया गया। सीआईएसएफ डीजी, नाम इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आप 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख लो, उसमें नेम से रिलेटेड, पर्सन न्यूज से रिलेटेड सीधा क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी कौन बने हैं? ये बने डीजी किसके? बीएसएफ के। नीना सिंह, ये थी किसकी? डीजी सीआईएसएफ की, अब ये रिटायर हो चुकी हैं। और आलोक राज बिहार के नए डीजीपी होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये 1989 बैच के आईपीएस अफसर थे। सारी चीजें क्लियर हो गई, 4 नाम क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। ये थी नीना सिंह, अभी रिटायर हो चुकी हैं। नेक्स्ट आरएस भट्टी, और ये है दलजीत सिंह चौधरी, जो कि बीएसएफ के अब हेड रहेंगे, बीएसएफ के चीफ रहेंगे, ठीक है।
बीएसएफ के चीफ, और ये है सीआईएसएफ के डीजी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सीआईएसएफ के डीजी आरएस भट्टी। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड, बिहार न्यूज में क्या है, बिहार टीचर्स को अब सैलरी नहीं मिलेगी जो भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाएगा अक्टूबर से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बिहार में 5.5 लाख से ज्यादा टीचर्स हैं और 77,000 के आसपास स्कूल है। इनमें जो जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं अब इनको सैलरी नहीं मिलेगी अगर ये ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छुट्टियां ले रहे थे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अक्टूबर से सैलरी इनको नहीं मिलेगी जो भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाएगा। अब नेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज़ में क्या है, चंपई सोरेन, इनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। झारखंड में ये सीएम रह चुके हैं। किस पार्टी में थे, उस पार्टी का नाम आप मुझे बताएंगे। अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड लीडर थे और अब ये बीजेपी में शामिल हो गए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन पे कोई स्पाई कर रहा था, झारखंड पुलिस अफसर स्पाई कर रहे थे, उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और फिर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और अब उनके खिलाफ एफआईआर भी लिखी जा चुकी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सेकंड न्यूज़ है नेशनल न्यूज़ में, सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया था कि होम सेक्रेटरी को बैठ के सारे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में बात करनी चाहिए और डॉक्टर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए, तो उसी के तहत एक मीटिंग हुई थी। तो आपके लिए मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नाम से इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी का नाम क्या है, अपूर्वा चंद्रा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी का नाम अपूर्वा चंद्रा। होम सेक्रेटरी का नाम मैंने आपको याद करवाया था, गोविंद मोहन, भूलोगे तो नहीं, नाम इंपॉर्टेंट है। होम सेक्रेटरी कैसे याद रखोगे, होम सेक्रेटरी मतलब बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स इसको आनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा दिमाग का तेज होना चाहिए। ठीक है, और दिमाग के तेज कौन थे, श्री कृष्ण जी थे, तो उनका नाम क्या था, गोविंद भी बोलते हैं उनको, मोहन भी बोलते हैं, तो गोविंद मोहन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, होम सेक्रेटरी। एनर्जी का हेड ये बिहार के ही बने हैं, बिहार के ही अफसर, बिहार के आईपीएस अफसर, उनका नाम क्या है, बी श्रीनिवासन। इनका भी नाम आपको याद रहेगा, याद करवाया था मैंने। एनर्जी का काम क्या है, पॉलिटिशियंस को सिक्योरिटी देना और अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस करना। ठीक है, तो मतलब पॉलिटिशियन के निवास स्थान की भी सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो बी श्रीनिवासन आप याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड इज बीएसएफ का हेड किसको बना दिया गया है, दलजीत सिंह चौधरी। ये भी मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ये यूपी के 1990 बैच के आईपीएस अफसर है, ये आप ध्यान रखेंगे, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह, इन्होंने दिल जीत लिया। ठीक है, दिल पे गोली खा ली और दिल जीत लिया, बीएसएफ हेड बन गए। ठीक है, सीआईएसएफ हेड ये कौन बना है, ये आरएस भट्टी बने। ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बिहार का आर्डर के ही थे, तो आप इनको कैसे भूल सकते हैं आरएस भट्टी को, ये डीजीपी रह चुके हैं बिहार के, इनको तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बना है, टीएन सोमनाथन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कितने साल के लिए बने, 2 साल के लिए। टीएन सोमनाथन नहीं, टीवी सोमनाथन। टीवी मतलब अभी बहुत ज्यादा फेमस हो गए कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के बाद, तो इसलिए अब ये टीवी में आने लग गए, तो इनका नाम है टीवी सोमनाथन, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारे नाम याद हो गए। एक और नाम था बिहार का ही, संदीप पाउंड्रिक, इनका नाम भी मैंने आपको याद कराया था। इनका नाम इसलिए ऐसे याद कराया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी बन गए। पाउंड्रिक मतलब कुछ वजन वाली चीज के, ये कुछ सेक्रेटरी बन गए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी बन गए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारे नाम याद हो गए। आगे देखें, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का नाम क्या है, विक्रम मिश्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है न्यूज में, यही सेफ्टी और डॉक्टर्स के ऊपर ही है। एक तो मीटिंग हुई और फिर इसमें कहा गया कि सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। बिल ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, तो न्यूज में आ सकता है कि अभी रिसेंटली कौन से स्टेट में यह बिल पास होने वाला है, अभी पास हुआ नहीं है, पर ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसा बिल वो लाएंगी जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, किसको, जिसने भी रेप किया है उसको। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखेंगे वेस्ट बंगाल होगा इसका। ठीक है, इसमें इन्होंने धमकी दी है कि अगर आपने मतलब गवर्नर ने हम जो बिल पास करेंगे उसको आपने एक्सेंट नहीं दी तो हम ही धरना पे बैठ जाएंगे। ठीक है, मतलब चीफ मिनिस्टर ही धरना पे बैठ जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है माइक्रोप्लास्टिक। अब ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसमें पाया गया माइक्रोप्लास्टिक। रिसर्च में पता चला है कि बहुत सारे माइक्रोप्लास्टिक पाए जा रहे हैं इंडिया के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, जैसे कि जो हम फेस वॉश यूज कर रहे हैं, जो हम स्क्रब यूज कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। तो एक बार हम माइक्रोप्लास्टिक पे नजर रख लेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग कटआउट देख लेते हैं कि अबेंडेंट माइक्रोप्लास्टिक्स इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सोल्ड इन इंडिया, न्यू रिसर्च। ठीक है, ये न्यू रिसर्च में पता चला है। तो माइक्रोप्लास्टिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये 5 मिलीमीटर से कम इनका डायमीटर होता है, और इसके डायमेंशन के बारे में आप पता करेंगे, एक बार आप गूगल पे सर्च करिए और उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब माइक्रोप्लास्टिक के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है।
प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक होता है जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को डेवलप करें और इसे सीधा एनवायरनमेंट में रिलीज कर दें। जैसे कि हम लोग स्क्रब बना रहे हैं, ठीक है, फेस वॉश बना रहे हैं, मसाले बना रहे हैं, तो इसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये हो गया प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, ये आप ध्यान रखेंगे। इन माइक्रोप्लास्टिक को क्या कहेंगे? प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। और ये जो छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक को हम डेवलप करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबीड्स, ठीक है। इन टाइप के माइक्रोप्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबीड्स, ये आप ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक किसे कहते हैं? सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं जैसे कि कोई बड़ा चेयर है या कोई बड़ा टेबल है, ठीक है, या प्लास्टिक है या पॉलिथीन है, जब ये इनकी वेदरिंग होगी, ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे कणों में टूटेगा, तो जो माइक्रोप्लास्टिक प्रोड्यूस होंगे उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है, क्योंकि ये भी तो छोटे ही हैं तो माइक्रोप्लास्टिक ही बोलेंगे इसको भी। पर ये सेकेंडरी मतलब किसी और फॉर्म में थे और अब ये कन्वर्ट होके इस वाले फॉर्म में हो गए। फॉर एग्जांपल, आप पॉलिथीन को बाहर फेंक देते हैं तो वो खत्म तो होगा नहीं, बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, तो धीरे धीरे करके खत्म होगा। धीरे धीरे करके खत्म कैसे होगा? जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा तो ये भी सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक कहलाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो माइक्रोप्लास्टिक क्लियर हो गया। थर्ड चीज आप ध्यान रखेंगे माइक्रोप्लास्टिक के बारे में कि अभी रिसेंटली चाइना में क्या पाया गया कि लोगों के हार्ट के अंदर माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए, बॉडी में पाए गए, ऑर्गन्स में पाए गए। और क्या पाया गया? इंडिया में लोगों के टेस्टिकल्स, मेंस के टेस्टिकल्स के अंदर पाए गए। उसकी वजह से स्पर्म काउंट भी कम होता जा रहा है, यह भी पाया गया, ठीक है। तो माइक्रोप्लास्टिक बहुत ही ज्यादा बॉडी को नुकसान करें, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लोगों के जो मसाले हैं, जो हम लोग मसाला सब्जियों में यूज करते हैं, उसमें भी पाए गए हैं माइक्रोप्लास्टिक, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदेह है। जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये स्फेरिकल शेप के नहीं होते। ये जो माइक्रोप्लास्टिक है स्फेरिकल शेप के नहीं है। अगर स्फेरिकल शेप के होते तब भी नुकसान करते, पर उतना नहीं। ये जो माइक्रोप्लास्टिक है ये इरेगुलरली शेप्ड है। कैसे है? कुछ इस टाइप के हैं। अब इससे नुकसान ये है कि इनका एक तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, इनका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, प्लस ये हमारे ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर ये स्फेरिकल शेप के नहीं हुए तो, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर जो पाए जा रहे हैं वो इरेगुलरली शेप्ड माइक्रोप्लास्टिक पाए जा रहे हैं, इसलिए माइक्रोप्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक में डिफरेंस पता चल गया। हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं ये पता चल गया। अभी हर जगह ही पाया जा रहा है माइक्रोप्लास्टिक और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कम करने की जरूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं, हार्ट के अंदर भी पाया जा रहा है, किडनी के अंदर भी पाया गया, अलग अलग ऑर्गन्स में पाए गए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारी कंट्रीज में, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, इन सारी कंट्रीज में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें ज्यादातर माइक्रोबीड्स बंद है, ठीक है। माइक्रोबीड्स समझ में आ गया? क्या बताया था मैंने? जो भी हम छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक को सीधा डेवलप करें, सीधा मैन्युफैक्चर करें, जैसे कि फेस वॉश ये सब में जो माइक्रो प्लास्टिक को हम सीधा ऐड कर देते हैं, ठीक है, जाने अनजाने में, तो उस टाइप के जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं उसे क्या कहेंगे? माइक्रोबीड्स। और सेकेंडरी जो माइक्रोप्लास्टिक होते हैं उनको माइक्रोबीड्स नहीं कहते, क्योंकि वो कोई बड़ा, जैसे कोई चेयर है या कुछ टेबल है या कुछ प्रोडक्ट है, उसमें से वेदरिंग होकर टूटकर बनता है, तो उसे हम लोग माइक्रोबीड्स नहीं कहते, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो माइक्रोबीड्स इन सारी कंट्रीज में बंद है, पर अभी इंडिया में बंद नहीं है। 2030 तक ये काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। किसके लिए? इंडिया के लिए। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आर माइक्रोप्लास्टिक एवरीवेयर? तो यस, माइक्रोप्लास्टिक्स आर एवरीवेयर, ठीक है। आगे देखें, एक चीज और ध्यान रखिए, प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या होता है? तो इंडिया का, सॉरी, वर्ल्ड का प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 कब बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 5 सितंबर को, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 5 सितंबर को क्या बनाया जाएगा? प्लास्टिक ओवरशूट डे। ये हर एक ईयर का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, नहीं, ठीक है। अब ये प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या है? प्लास्टिक ओवरशूट डे है कि मतलब 365 दिन है हमारे पास एक साल में, उसमें से इतने दिनों तक का, तो एक पर्टिकुलर मतलब 5 सितंबर तक का, तो जितना भी हम प्लास्टिक्स प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड में उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। पर उसके बाद 5 सितंबर के बाद जितना भी हम माइक्रोप्लास्टिक प्रोड्यूस करें उसको हम मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब 5 सितंबर डेडलाइन है, 5 सितंबर तक की हम लोग जितना भी प्रोड्यूस करेंगे उन सबको तो हम मैनेज कर लेंगे, पर उसके बाद का हम मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब 5 सितंबर तक का जितने भी वॉल्यूम में हम माइक्रोप्लास्टिक को प्रोड्यूस करेंगे उतना तो हम मैनेज कर लेंगे, पर उसके बाद का हम लोग मैनेज नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंट्री वाइज भी अलग अलग होती है। इंडिया का कब है? इंडिया का है 26 अप्रैल को। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपको फिर से समझाऊंगा अच्छी तरीके से। इंडिया का आप देखिए, इंडिया कहाँ पे है इसमें? इंडिया का है 23 अप्रैल को, ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट डे कब है? 23 अप्रैल को। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का प्लास्टिक ओवरशूट डे कब है? तो ये कब है? ये है
5 सितंबर को और इंडिया का कब है 23 अप्रैल को, ठीक है। मतलब इंडिया 23 अप्रैल तक जितने भी प्लास्टिक, जितना भी वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस करेगा उन सबको तो वो मैनेज कर सकता है, पर उसके बाद का हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। इससे यह पता चलता है कि कौन सी कंट्री की कैपेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए का समझ लीजिए कि दिसंबर में है, ठीक है, तो मतलब वहां पे कैपेबिलिटी ज्यादा है उन लोगों की, माइक्रो प्लास्टिक को या जो भी प्लास्टिक्स है उन सबको रिसाइकिल करने की ज्यादा कैपेबिलिटी है। तो उससे क्या होगा, मतलब वो दिसंबर तक जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस करेंगे उन सबको वो मैनेज कर लेंगे, उसके बाद वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंडिया में सिर्फ 23 तक हम लोग मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है कि इसे अप्रैल को दिसंबर तक लेके जाना है, ठीक है। अप्रैल को जनवरी तक लेके नहीं आना है, जनवरी तक मतलब हम लोग और कम दिन का मैनेज कर सकते हैं और ज्यादा दिन का हम लोग सारा वेस्ट करेंगे, मतलब और एनवायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं अलग अलग कंट्रीज का क्या हाल है। यूएसए का देखिए दिसंबर 11 को, मतलब यूएसए का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। डेनमार्क का दिसंबर 12 में है। साउथ कोरिया का दिसंबर 20 में सबसे लास्ट, और सबसे पहला जनवरी 9 एरित्रिया सिर्फ 9 दिन का अपना प्लास्टिक को यूटिलाइज कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसके बाद वो मैनेज नहीं कर सकता, ये ध्यान रखेंगे। इंडिया अप्रैल के महीने में 23 अप्रैल तक का मैनेज कर सकता है, उसके बाद मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। ये सीधा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें न्यूज में आ रही हैं, तो सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 का माइक्रो प्लास्टिक डे वर्ल्ड का कब बनाया जाएगा। अब लिखेंगे उसमें 5 सितंबर को, इंडिया का पूछेगा तो 23 अप्रैल को, ठीक है। समझ में आ गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या है। नेक्स्ट है पोलियो से रिलेटेड। अब पोलियो से रिलेटेड मैं आपको अपने पुराने करंट अफेयर्स में करा चुका हूं, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो हमारी जो क्लास है वो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और सारे टॉपिक्स छूट जाएंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, आप ये देखिए। पोलियो से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं कि अभी इंडिया में बहुत सालों बाद कहां मिला है ये मिला है मेघालय में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पोलियो कहां मिला है, मेघालय में, एक बच्चे के अंदर, 2 साल के बच्चे के अंदर, जिसको पोलियो की वजह से क्या हो गया, पैरालिसिस हो गई, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सेकंड, जो इंडिया का में जो केस मिला है वो किस चीज का हो सकता है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो का, ठीक है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो। अब ये सारे कीवर्ड मैंने आपको अच्छी तरीके से अपनी पुरानी वीडियो में समझाए हैं, आप जाकर देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं अगस्त की सारी, ठीक है। अभी वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो क्या होता है उससे पहले आपको समझना होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वैक्सीन 2 टाइप से जैसे बनाई जा रही है, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन हमने बनाई थी, वैसे ही पोलियो की वैक्सीन भी हमने 2 टाइप से बनाई, ठीक है। पहला टाइप तो ये था कि जब हम किसी वायरस को, पोलियो के वायरस को सीधा बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें, उसको डेड फॉर्म में, ठीक है। अगर हम डेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ठीक है, हम लोग की इम्यूनिटी भी उससे स्ट्रांग होगी, क्योंकि इम्यूनिटी एक्ट करेगी उस पर, इम्यूनिटी को समझ में आएगा कि ये फॉरेन बॉडी है जो बॉडी के अंदर घुसी है, तो इस पर अटैक करना है। और दूसरी तरीके से हम वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे करते हैं, जब हम वायरस के स्ट्रेन को बहुत ही वीक फॉर्म में डालते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एक में क्या होता है, एक में तो हम वायरस को डेड फॉर्म में डालते हैं और सेकंड में वीक फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। तो जब डेड फॉर्म को डालते हैं तब तो कोई बात नहीं, पर जब हम वीक फॉर्म में डालते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। समझ लीजिए कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है, मतलब हो सकता है आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से बीमार चल रहे हो, आपको 10 तरीके की बीमारी हो, ठीक है, तो आपकी तो इम्यूनिटी होगी पहले से ही बहुत कम होगी। और जो ये वीक आपने पोलियो का वायरस डाल दिया है, तो ये भी वायरस ही, अब ये वीक है पर आपकी इम्यूनिटी तो खुद ही वीक है, ठीक है। जब आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी तो हो सकता है ये जो वायरस है उसको ओवर पावर कर जाए और ये आपकी बॉडी में फैल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो वायरस स्टार्ट होगा, फिर से एक नया वायरस स्टार्ट होगा बॉडी के अंदर, तो उस वायरस को क्या कहेंगे, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, ठीक है। मतलब आप वैक्सीन लगाने गए थे किस चीज के लिए, पोलियो से बचने के लिए, और वैक्सीन से ही आपको पोलियो हो गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि वैक्सीन में भी क्या होता है, जो वायरस होते हैं उसी के स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। अगर वो डेड फॉर्म में रहे तो कोई बात नहीं, अगर वो वीक फॉर्म में रहा तो आपकी बॉडी को वो कवर कर सकता है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर वो फैल सकता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस समझ में आ गया। एक कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे, वाइल्ड पोलियो वायरस, WPV, ठीक है। अब ये वाइल्ड पोलियो वायरस क्या होता है, ये नेचुरली बॉर्न पोलियो वायरस होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही कम कंट्रीज में बचे, कहाँ बचे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बचे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, और कहीं पे नहीं बचे। इसलिए हम लोग को इन दोनों कंट्री से डर भी लगता है कि भाई यहाँ से कोई आया और इनके अंदर पोलियो वायरस होगा तो हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर भी फैला देगा, हमारी सोसाइटी में भी फैला देगा, ठीक है। तो जो वाइल्ड पोलियो वायरस है ये भी 3 टाइप के होते थे, ठीक है, WPV1, WPV2 और WPV3, ठीक है।
WPV2 को हमने 1997 में ही ऑलरेडी इसको खत्म कर दिया है। WPV3 को भी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। WPV1 अभी भी कुछ कंट्रीज में प्रेवलेंट है, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया में हमने तीनों फॉर्म को ही खत्म कर दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया को WHO ने पोलियो से फ्री कब बता दिया, पोलियो से फ्री बता दिया हमें 2014 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में लास्ट पोलियो वायरस का केस कहाँ मिला था, कब मिला था, तो वो मिला था 2011 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अभी जो पोलियो मिला है, पोलियो वायरस का जो केस मिला है वो किस चीज़ का है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस का, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पोलियो से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होगी। और क्लियरिटी चाहिए तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखो, उसमें मैंने और भी बहुत कुछ बताया है, ठीक है। ये रिवीजन टाइप से आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैग MOU, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, इनको अपॉइंटमेंट कौन देता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और इसकी मैंने ये बताई थी कितने साल तक ये रह सकते हैं अपने पद पे, ये भी बताया था, ठीक है। तो कैग ने अभी MOU किया है, किसके साथ किया है, बहरीन के साथ किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ MOU साइन हुआ है कैग ऑफ इंडिया का, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, बहरीन के साथ ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहरीन का है, गल्फ है जहाँ पे वेस्ट एशिया है, वहाँ पे ये आप ध्यान रखेंगे। कुवैत, कतर, बहरीन मैंने आपको बताया था ना, UAE, फिर ओमान, ये सारी चीज़ें। तो बहरीन को आप नीचे, बहरीन को एक बार आप जाके मैप में देखेंगे, ठीक है। अब हमारे कैग कौन है, इनको 2020 में अपॉइंट करा गया था और इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब आपको इसको कैसे ध्यान रखना है, इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे जैसे कि हमारी जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे है, तो कैग भी तो एक तरीके का हाईएस्ट पोस्ट ही है ना, तो उस पे कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनकी फोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप इन्हें देख सकते हैं। 2020 में इनको अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। इनको शपथ किसने दिलाई थी, ऑब्वियसली इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने शपथ दिलाई थी, ठीक है। कैग के बारे में मैंने आपको बताया था कि 148 से लेके 151 में आर्टिकल में इसके बारे में बात करी गई है। 148 क्या कहता है कि कैग होना चाहिए। इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करते प्रेसिडेंट, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे। इसलिए कैग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करा जाता है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों अपॉइंट करी है। जैसे कि CBI के चीफ को, DG को अपॉइंट करते हैं हम लोग, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन भी होना चाहिए शामिल उसमें अपॉइंटमेंट कमेटी में, तो वैसे ही अपॉइंट करना चाहिए किसको, कैग को, क्योंकि कैग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैग को हटाने का तरीका बहुत ही मुश्किल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, वैसे ही कैग को भी अगर इम्पीच करना है आपको, अगर उसको हटाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे आप हटा सकते हैं वैसे ही आप हटाएंगे, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, प्लस ये पोस्टमार्टम करती है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। पोस्टमार्टम करती है किस चीज़ का, जो भी फाइनेंसेस खर्च किए हैं किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग चीज़ों पे जो खर्च किया उसका क्या करेगी, पोस्टमार्टम करेगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सेकंड, इसको फ्रेंड फिलोसोफर गाइड किसका कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। पब्लिक अकाउंट कमेटी कब बनी थी, 1921 में, और इसके बारे में कब जिक्र करा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से रिवीजन हो चुकी है, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कैग के बारे में आपने जान लिया। एक हीरालाल समारिया के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये CIC है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, और इनको 2023 में ही अपॉइंट करा गया था, ठीक है। इनको भी अपॉइंट किसने किया था, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था, ठीक है। किसके कहने पे करती हैं ये नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इनका नाम क्या है, हीरालाल समारिया। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, इसलिए आपको पता होना चाहिए हीरालाल समारिया कौन है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को आपको फिर से कवर करना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश रिलेटेड। क्वेश्चन आएगा कि अभी कौन सा स्टेट है जिसने अपनी अंदर अपने रहने वाले जो वुमेन है, जो लड़कियां, उनकी एज 18 से बढ़ा के 21 कर दी शादी की उम्र, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखेंगे। इनके CM का नाम क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिलायंस और डिज्नी का मर्जर हो गया, ठीक है। ये मर्जर को किसने अप्रूवल दे दी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, राघवन कमेटी के बारे में बताया था, ये आप जाकर देखेंगे। देखिए अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के महीने में मैंने ये सारी चीज़ें रिपीट करी है, तो दोबारा रिपीट करने का मतलब कोई बनता है नहीं। नेक्स्ट मंथ आएगी चीज़ें तो फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। पर एक टॉपिक एक महीने में एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए आपने, रिलायंस डिज्नी का मर्जर हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन मकसद क्या रहता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मकसद रहता है कि वो कंपटीशन को बनाए रखे, किसमें? मार्केट के अंदर। क्यों बनाए रखना जरूरी है? ताकि सबके पास फ्रीडम रहे, एक फ्री मार्केट बनी रहे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाने लग जाए, मतलब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को, जो भी उसका चैलेंजर हो सकता है, उसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। रुपए और यूपीआई न्यूज़ में क्यों है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। फोकसिंग ऑन मेकिंग यूपीआई रुपए ट्रूली ग्लोबल, ठीक है? अब शक्तिकांता दास जो कि आरबीआई के गवर्नर है और सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है, उन्होंने कहा है कि ये रुपए और यूपीआई को ग्लोबल बनाना चाहते हैं, ठीक है? यूपीआई के बारे में मैंने आपको बता दिया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको लॉन्च कब करा गया था? इनको लॉन्च करा गया था 2016 में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसको लॉन्च किसने किया था? इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था एनपीसीआई ने, ठीक है? एनपीसीआई को कब बनाया गया था? 2008 में। एनपीसीआई को किसने बनाया था? इसको बनाया था आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और एनपीसीआई कौन से एक्ट के तहत बनी? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नहीं बनी है, कंपनीज एक्ट के तहत भी नहीं बनी है। ये किसके एक्ट के तहत बनी है? ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत बनी है। ये आप ध्यान रखेंगे, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत एनपीसीआई बनी है। और इसने ही यूपीआई को भी बनाया है और इसने ही रुपए को भी बनाया है, ठीक है? रुपए क्या है? हमारा जो डोमेस्टिक कार्ड होता है ना, जो हम लोग एटीएम कार्ड लेकर घूमते हैं, जो डेबिट कार्ड और जो हमारा क्रेडिट कार्ड है, वो क्या होता है? वो हमारा रुपए का ही कार्ड होता है। जैसे पहले मास्टर और वीजा का कार्ड होता था, फिर इंडिया ने खुद का बना लिया रुपए का कार्ड। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अब हम इसको ग्लोबल ले जाने की कोशिश करें। जैसे कि मास्टर और वीजा कार्ड ग्लोबल है, तो वैसे हम लोग भी रुपए को ग्लोबल करने की कोशिश करें। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? सारी चीज समझ में आ गई। एनपीसीआई के बारे में समझ में आ गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में भी आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब ये आएगा क्वेश्चन, एक तो यूपीआई से आ सकता है, ठीक है? और क्या आ सकता है? हो सकता है पूछे कि यूएलआई क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि रियल टाइम में पेमेंट करने में मदद करता है, वैसे यूएलआई है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ठीक है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जो कि रियल टाइम में लैंडिंग करने में, मतलब कर्ज देने में, लोन देने में मदद करता है। सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सहूलियत कर देता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? और इसको लॉन्च कौन करने वाला है? इसको लॉन्च करेगी आरबीआई, ठीक है? इसे एनपीसीआई लॉन्च नहीं करेगी, इसे आरबीआई लॉन्च करेगी। अभी तक लॉन्च हो गई क्या? नहीं, अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है आरबीआई @90, मतलब आरबीआई के 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के 90 साल कंप्लीट हुए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे आरबीआई के कंप्लीट हुए हैं, ठीक है? 165 एनिवर्सरी किसकी बनाई गई थी? इनकम टैक्स की बनाई गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और 54th एनिवर्सरी किसकी बनाई गई थी? बीपीआरएनडी की बनाई गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। रुपए यूपीआई के बारे में चीजें समझ में आ गई, आगे देखते हैं। देख लेते हैं कि यूपीआई का अभी कहां पे बोलबाला है, मतलब कौन कौन सी कंट्री के साथ, कौन कौन सी कंट्री में यूपीआई अभी चलती है। एक बार देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। भूटान हो गई, फ्रांस हो गई, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, ठीक है? श्रीलंका को आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना और यूएई को आप ध्यान रखना, ठीक है? श्रीलंका में यूपीआई तो चल रहा है पर रुपए नहीं चल रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? फ्रांस में भी यूपीआई चल रहा है पर रुपए नहीं चल रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार रुपए देख लेते हैं, रुपए कौन कौन सी कंट्रीज में है? भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई। यूएई में दोनों है, रुपए और यूपीआई, पर श्रीलंका में रुपए नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रांस में भी नहीं है, ठीक है? आगे देखें, आनी के बारे में बताया था, पेनाओ के बारे में बताया था। पेनाओ कौन सी कंट्री की यूपीआई? जैसे इंडिया में है तो पेनाओ कौन सी कंट्री का यूपीआई आप किसे कह सकते हैं, ठीक है? तो ये कौन सी कंट्री का है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके साथ भी लिंक हुआ है अभी इंडिया के यूपीआई का, न्यूज में आ सकता है, आप इसको बताएंगे, ठीक है? अब ये है आईएनएस अरिघाट। अब आईएनएस अरिघाट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया को सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल चुकी है, ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल चुकी है, आईएनएस अरिघाट उसका नाम है। अरिघाट का मतलब क्या होता है? अरिघाट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, इसको मिल चुका है 2024 में मिला है हमें सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, ये सेकंड है। पहला कौन सा था? पहला था आईएनएस अरिहंत, ठीक है?
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला था INS अरिहंत, पहला कौन सा था? INS अरिहंत, जो हमें 2016 में मिला था, ठीक है। सेकंड अब हमें क्या मिल चुका है? INS अरिघात, ये आप ध्यान रखेंगे, INS अरिघाट हमें मिल चुका है 2024 में, ठीक है। ये कहाँ पे अनवेल करा गया, इसकी लॉन्चिंग कहाँ पे हुई? इसकी लॉन्चिंग हुई विशाखापट्टनम में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसकी लॉन्चिंग किसने की? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी मत लगा के आ जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको अनवील किया है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में कुछ देख लें, और देख लेते हैं, इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है। इसकी लेंथ है 1200 मीटर के आसपास, ठीक है, 1200 की 120 मीटर, एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट, 112 मीटर है, सॉरी 112 मीटर इसकी लेंथ है। 6000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है, ये आप ध्यान रखेंगे। 6000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है, 112 मीटर की इसकी टोटल लेंथ है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इस सरफेस पे 12 से 15 नॉट की स्पीड से चलेगा, और इस सरफेस के अंदर, मतलब जब ये पानी के अंदर रहेगा तो ये 20 से 25 नॉट की स्पीड से चल सकता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 12 से 15 नॉट की स्पीड पे चलेगा सरफेस पे, और जब नीचे में रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, तो ये 20 से 25 नॉट की स्पीड से चल सकता है। 112 मीटर की इसकी लेंथ है, और 6000 टन का इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया में भी टोटल कितने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है? तो अभी तक टोटल सिर्फ 2 है। फर्स्ट कौन सा है? INS अरिहंत, और सेकंड कौन सा है? INS अरिघाट, जो अभी हमें मिला है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है इस पे, आप इसको ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा किसके पास है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन? तो जितने भी डिफेंस वाले जो चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है वो कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका के पास ही है, अराउंड 65 से 67 के आसपास है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। एक तो हमारे पास हो गया INS अरिहंत, ठीक है, एक तो अरिहंत हो गया, एक हो गया अरिघाट, और एक आने वाला है अरिधमन, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये आने वाला है। और इसके बारे में खासियत क्या है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट होगा वो 7000 टन का होगा, मतलब अभी से भी ज्यादा, और ये 3000 किलोमीटर की जो मिसाइल्स है वो पानी के अंदर को लॉन्च कर पाएगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट होगा 7000 टन का होगा, और इसका नाम होगा अरिधमन। ये भी चीज ये बन रही है अभी, तो ये भी बाद में हम इसको कमीशन करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा नेवल शिप्स हैं। तो एक बार देख लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर्ड नेवल शिप्स हैं, कितने हैं? 67। रशिया के पास 31, चाइना के पास 12, ठीक है। अब चाइना और रशिया में आप उल्टा नीचे मत कर देना, ठीक है। रशिया के पास ज्यादा, ये चीज आप ध्यान रखना। रशिया थोड़ा ज्यादा पावरफुल है चाइना से, पर चाइना भी पावरफुल हो चुका है किसमें? डिफेंस मामले में, ठीक है। पर वैसे अगर डिफेंस की जो लिस्ट आती है उसमें चाइना ही टॉप पे रहता है, सेकंड नंबर पे रहता है, फर्स्ट नंबर पे यूएसए रहता है, थर्ड नंबर पे रशिया रहता है, फोर्थ नंबर पे इंडिया रहता है। बट इस केस में रशिया चाइना से ज्यादा पावरफुल है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इंडिया जो है वो यूके से भी पीछे और फ्रांस से भी पीछे है, मतलब इन छोटी छोटी कंट्रीज से भी पीछे है। हमारे पास सिर्फ अभी तक एक थी, अब इसमें एक और ऐड हो गई, ये आप ऐड कर लेना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत ही तेजी से ये नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ऑकस नाम का एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने फ्रांस को बाहर कर दिया था, और इसमें ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में ही बात कर रहे थे, ठीक है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनानी हमारे लिए क्यों जरूरी थी? क्योंकि हमको अगर किसी पे अगर न्यूक्लियर वॉर भी छेड़ना हो तो हमारे पास कुछ इस टाइप की कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, तो ये हमारी कैपेबिलिटी को भी बढ़ा देता है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं हुरून रिच लिस्ट। अब ये लिस्ट आ चुकी है, इसमें टॉप किसने किया? इसमें गौतम अडानी ने टॉप किया है, और इनकी नेट वर्थ कितनी है? 11.4 लाख करोड़ की, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें टॉप किसने किया इंडिया में? 11.4 लाख करोड़ की नेट वर्थ के साथ अडानी ने, और अंबानी की कितनी है? इनकी 11.7 है, और इनकी है 10.4 लाख करोड़ के आसपास अंबानी की, ठीक है। थर्ड नंबर पे है शिवनादर फैमिली, और फोर्थ पे है साइप्रस पूनावाला एंड फैमिली। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम वैक्सीन मैन नाम से भी जानते हैं, साइप्रस पूनावाला को। कोविशील्ड इन्हीं के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही थी, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, ये 5 के बारे में, टॉप 5 के बारे में आपको पता चल गया, और इसके बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। पहली चीज, हुरून रिच लिस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इस बार कितने बिलियनर्स इंडिया के आए हैं। इसमें 334 बिलियनर्स अभी इंडिया में हैं, ठीक है। इस
इस लिस्ट के बाद हमको ये पता चला कि इंडिया में अभी 334 बिलियनर्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब इंडिया बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर रहा है। ये चीज़ इसका मतलब ये होता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो रहा है। बट हमें अब ध्यान ये रखना है कि ये जो बिलियनर्स है इंडिया को छोड़ के कहीं दूसरे कंट्री में शिफ्ट ना हो जाए, इनको बचा के रखना है। ये इंडिया में ही रहने चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं यूरोप में चल जाए या अमेरिका में चल जाए, उनको हमें शिफ्ट होने से बचाना है, ठीक है। सेकंड है, इनको इस टाइप का हमें एनवायरनमेंट देना है। सेकंड, इनके बारे में और चीज़ है, क्या है कि पहले वाला जो लिस्ट था उससे हमारा 75 ज़्यादा बढ़ गया है। थर्ड है कि जो चाइना है उसमें श्रिंक हुआ है कितना, 25% का, वहाँ के बिलियनर्स हैं वो कम हुए हैं, और इंडिया के बिलियनर्स जो हैं 29% के आसपास बने हैं। प्लस एक और चीज़ पता चली है खास बात, कि पिछले साल 2023 में हर 5 दिन बाद एक बिलियनर बढ़ गया इंडिया में, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मतलब हर 5 दिन में हम लोग एक बिलियनर्स को क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हुरून लिस्ट से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, पूछ लेगा, जिसमें आप फंस जाओगे और डेफिनेटली गलत करके आओगे कि ये सिर्फ बिलियनर्स को नापता है, ठीक है, बिलियनर्स को रैंक करता है, तो नहीं, ये बिलियनर्स प्लस मिलियनर्स को भी रैंक करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं, इंडिया के पास अभी 334 बिलियनर है, 75 बढ़ चुके हैं। अडानी के पास इतनी वेल्थ है। अभी इंडिया में टोटल इंडिविजुअल जिसकी 1000 करोड़ से ज़्यादा वेल्थ है कितने हैं, 1539, इसमें शाहरुख खान ये सब है, ठीक है। पर ये तो ऑफिशियली है 15 मतलब 1500 के आसपास है। अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि 5000 के आसपास नेटवर्थ, 1000 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल है इंडिया में, ठीक है। और 5000 करोड़ के आसपास के इंडिविजुअल कितने हैं, 534 हैं, ठीक है। शाहरुख खान के पास कितनी वेल्थ है, 7500 करोड़ के आसपास। चाइना में 25% का डिप देखा गया, इंडिया में 29% का राइज देखा गया। मतलब इंडिया में बिलियनर्स जो है वो बड़े हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इंडिया को अब एशिया का वेल्थ क्रिएशन पावर हाउस भी कहा जा रहा है। मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो बिजनेस वाला माहौल भी क्रिएट हो रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हम लोग को इनको प्रोटेक्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही बाद में जाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं इंडिया में, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। आगे देखें, सबसे ज़्यादा बिलियनर्स कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं, तो पहले नंबर पे है यूएसए, जिसमें आपको 800 के आसपास बिलियनर्स मिलेंगे। सेकंड नंबर पे है चाइना, जहां पे आपको 400 के आसपास मिलेंगे। इसको हम हो सकता है सरपास कर जाए बाद में। अभी इंडिया में 334 पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फोर्थ नंबर पे है जर्मनी, ठीक है। तो फर्स्ट यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड इज इंडिया और फोर्थ इज जर्मनी। तो ये रैंक काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आपको ये भी देखना है, इससे ही लिंक करके क्या देखना है कि कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। एक डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे लोग जाने के लिए मरते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी देखा जा रहा है कि वहाँ के जो रिचेस्ट लोग हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। तो उस कंट्री का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऑपरेशन भेड़िया। हुरून रिच लिस्ट समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा बिलियनर्स किसमें, ये आपको समझ में आ गया। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कैवल्या वोहरा के बारे में, कैवल्या वोहरा के बारे में, ठीक है। तो इस लिस्ट में जो सबसे यंगेस्ट इंडियन थे उनका नाम क्या था, कैवल्या वोहरा के बारे में। और ये ज़ेप्टो कंपनी के फाउंडर हैं और ये सिर्फ 21 साल के हैं, जिसे आपको पता होना चाहिए। 21 साल के, उनके पास नेटवर्थ कितनी है, 3500 करोड़ के आसपास की, ठीक है। ये मिलियनर हुए, बिलियनर नहीं हुए। 1 बिलियन में कितने हजार करोड़ आएंगे, ये चीज़ आप मुझे नीचे बताएंगे, ठीक है। तो कैवल्या वोहरा के बारे में समझ में आ गया। और जो सबसे यंगेस्ट बिलियनर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था हर्षिल माथुर एंड शशांक कुमार। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हर्षिल माथुर जो कि 33 साल के और शशांक कुमार 33 साल के, ये यंगेस्ट इंडियन है, यंगेस्ट इंडियन बिलियनर है। अगर आप पूछे कि हुरून लिस्ट में सबसे यंगेस्ट कौन रहा है, तो उसका नाम है कैवल्या वोहरा, जो कि 21 साल के ज़ेप्टो कंपनी के फाउंडर है। उनके पास 3500 करोड़ की वेल्थ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन भेड़िया क्या है। ऑपरेशन भेड़िया ये वुल्फ से रिलेटेड है। वुल्फ को पकड़ना था, क्यों, क्योंकि इन्होंने टोटल 8 लोगों को मार दिया, 7 बच्चों को ये लोग मार दिए और एक वुमेन को भी मार दिया, ठीक है। तो ये कहाँ पे चला था, बहरीच डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, यूपी में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखें, याद रहेगा ऑपरेशन भेड़िया कहाँ पे, शिवाजी महाराज, इनकी स्टैचू टूट गई थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो स्टैचू थी ये 35 फीट ऊंची थी और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल दिसंबर में ही इनॉग्रेट किया था और ये 1 साल भी नहीं हुए ये टूट गई, ठीक है। शिवाजी महाराज की सिग्निफिकेंस आपको पता ही है, ये स्टैटिक का पार्ट है, वो आप उसमें देखेंगे। और ये जो स्टैचू थी कहाँ पे स्थित थी, ये राजकोट फोर्ट में स्थित थी। कहाँ पे, सिंधुगढ़ में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, राजकोट सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में ये स्थित थी। 35 फीट की थी, जो कि अब टूट गई है। इसकी आप एक बार हालत देख लीजिए। अब इसको फिर से बनाया जाएगा
बनाएगा कौन, इसमें जो हमारे नेवी के जो पर्सनल्स हैं, ठीक है, वो इसमें लगेंगे, क्योंकि फादर ऑफ नेवी कौन है, वो भी हमारे शिवाजी महाराज है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार कहा जाता है कि बहुत अच्छी तरीके से नेवी को इस्तेमाल किया था, ठीक है, तो फादर ऑफ नेवी कहा जाता है उनको। और इसको कौन असिस्ट करेगा, इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वो भी इसको असिस्ट करेंगे, और नेवी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिसर सारे मिलकर काम करेंगे, ठीक है। शी बॉक्स क्या है, शी बॉक्स से समझ में आ रहा होगा, ये कुछ सेफ्टी से रिलेटेड है, वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड है, एक पोर्टल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, सेंट्रलाइज पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि अगर किसी वर्क प्लेस पे किसी वुमेन का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ठीक है, उसको परेशानी होती है, तो वो यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकती है। अब इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे जो भी कंप्लेन होती है वो ट्रेस होती है और उसका अच्छी तरीके से निपटारा भी करा जाता है। ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसे लॉन्च किसने किया है, अन्नपूर्णा देवी ने किया है, ठीक है, और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये न्यू दिल्ली से लॉन्च करा गया इसे, ठीक है, ये पूरे इंडिया के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ न्यू दिल्ली के लिए नहीं है। सेकंड न्यूज में क्या है, फिर से न्यूज में क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है, तो अब ये यूनिवर्सिटी आने वाली है 2023 में, आपने सुना होगा कि जो बाहर की यूनिवर्सिटी है वो भी इंडिया में आके पढ़ा सकती है, इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी की गठित हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया था कि जिस भी बाहर की यूनिवर्सिटी को इंडिया में पढ़ाना है या इंडिया में अपना कैंपस स्टार्ट करना है, वो यहाँ पे आवेदन दे सकता है। तो इस यूनिवर्सिटी ने यह आवेदन दिया था, इसको लेटर ऑफ इंटेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है, ठीक है। अब ये अपना जो कैंपस है कहाँ पे लगाने वाली है, ये अपना कैंपस गुरुग्राम में लगाने वाली है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी से जो भी पढ़ेगा उसके डिग्री की मान्यता सेम वही होगी जो इसके यूके वाले ब्रांच की है, ठीक है। इसका जो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ये यूके से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस कैंपस में जो भी पढ़ेगा इसके डिग्री की मान्यता सेम यूके वाले की होगी। ऐसा नहीं कि इंडिया से पढ़ा है तो नहीं वो कुछ अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम होने वाला है। क्वालिटी पढ़ाने की बिल्कुल सेम होने वाली है, डिग्री मान्यता के बिल्कुल सेम होने वाली है, सिलेबस भी उन लोगों का लगभग सेम ही होने वाला है, मतलब काफ़ी अच्छी पढ़ाई मिलने वाली है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे बच्चे बाहर जाके दूसरी कंट्री में इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल दे रहे थे, ठीक है, उनके इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दे रहे थे और माइग्रेशन कर रहे थे, अब वो इंडिया में ही रुक जाएंगे, क्योंकि इंडिया में ही वो सारी बढ़िया जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बाहर की आ चुकी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी गठित करी गई थी, ठीक है, और सीधा आवेदन, ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है, ठीक है। एनएसए अजीत डोवाल, ये कौन से नंबर के एनएसए हैं, इनका नाम आप मुझे कौन से नंबर के एनएसए हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब ये श्रीलंका में गए हैं, किसके लिए, कोलंबो, किसके लिए गए हैं ये, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को में पार्टिसिपेट करने के लिए। कौन गया है, एनएसए अजीत डोवाल, ठीक है। श्रीलंका में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन है, कब से, 21 सितंबर से इलेक्शन है, मतलब उसके करीब 3 हफ्ते पहले ये वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वहाँ के कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में इन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है। अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हमने बनाया था, कब बनाया था, 2011 में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इनिशियली थी, इनिशियली इसमें कौन कौन था, एक तो था इंडिया, फिर है श्रीलंका और फिर है मालदीव्स, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मालदीव्स की जगह मॉरिशस मत कर देना, मॉरिशस बाद में बना, चौथे नंबर पे बना इसका मेंबर कौन, मॉरिशस, और फिर बना इसका मेंबर बांग्लादेश, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी 5 मेंबर है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस और बांग्लादेश। उसके बाद एक ऑब्जर्वर कंट्री भी है, ठीक है, वो कौन है, सेशेल्स। सेशेल्स की आप लोकेशन आप मुझे देखेंगे, नीचे देखेंगे, सेशेल्स की लोकेशन आप नीचे देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स इसके कोर मेंबर्स थे, स्टार्टिंग में फाउंडिंग मेंबर्स थे, फिर मालदीव्स और बांग्लादेश भी इसके साथ जुड़ गए, और सेशेल्स क्या है, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस को प्राप्त है इस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, इसका सेक्रेटेरिएट कोलंबो में है, कोलंबो से याद रहेगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, कोलंबो में है, और ये इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, और ये 2021 में खुला था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बीच में इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी इंडिया, क्योंकि इंडिया और मालदीव्स के बीच में 2014 के आसपास भी कुछ गड़बड़ सी चल रही थी, पर बाद में फिर से ही मामला ठीक हो गया और अब हम लोग इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है न्यूज़ में, आशोकैम, ये क्या न्यूज़ में है कि यूनियन मिनिस्टर कीर्ति वर्धन सिंह इनॉग्रेट्स आशोकैम एनवायरनमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ और न्यूज़ को देखते हैं, यह है प्लांट फॉर मदर, ठीक है। अभी प्लांट फॉर मदर क्या है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक पेड़ माँ के नाम जो इनिशिएटिव के बारे में हमने पढ़ा था, इसी को हमने प्लांट फॉर मदर इंग्लिश में बोला है। आज मैंने इंग्लिश वाला वर्ड इसलिए लिख दिया कि आप ऐसा ना समझे कि दोनों चीज़ें अलग है, दोनों चीज़ें सेम है। इसमें मदर कौन है, इसमें मदर नेचर की बात करी जा रही है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बिहार ने टारगेट क्या रखा है, बिहार ने टारगेट रखा है कि हम लोग 4.5 करोड़ के आसपास ट्रीज को लगाएंगे, ठीक है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने टारगेट क्या रखा है कि हम लोग 80 करोड़ के आसपास ट्रीज लगा देंगे सितंबर 2024 तक।
और 2025 तक हम लोग 140 करोड़ के आसपास ट्रीज लगा देंगे, ठीक है। ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका बहुत ही बढ़ चढ़ के इसके बारे में ऐलान किया, और जो भी चीज़ें इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहे हैं वो इस थीम के साथ स्टार्ट हो रही हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी जो रक्षाबंधन हुई थी, जो राखी बंधवाई थी किसने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, वो भी इस थीम के तहत ही बनाई थी, एक पेड़ माँ के नाम पे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, और ये लोगों को, आज की यूथ को एनवायरमेंट से जोड़ने का भी तरीका है। प्लांट फॉर मदर याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, एक और चीज़ कि 1.5 मिलियन सैपलिंग लगाने की बात किसने कही थी, ये बात कही थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो भी इस थीम के तहत ही था। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ न्यूज़ है। अब देखो, इसमें से मैं एक और पॉइंट आगे डिस्कस करना चाहता था स्टार्टिंग में, जो मैं भूल गया था। वो पॉइंट क्या है कि कुछ न्यूज़ है, कुछ इस टाइप की न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। अब रोज़ हम लोग 30 के आसपास, 30 से ज़्यादा ही पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, 30 से ज़्यादा ही टॉपिक्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, अगर इससे ज़्यादा हम कवर करने लग जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा, उतना आप पढ़ नहीं पाओगे, तो प्रॉब्लम्स होगी क्या कि आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या सोचा है कि हम लोग 30 तो कवर करेंगे, 30 के आसपास तो हर दिन टॉपिक्स देखेंगे, जो टॉपिक्स बच जा रहे हैं इसको मैं कलेक्ट करके अलग से एक वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है। इसलिए ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको हम छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। अगले 4 से 5 दिन के अंदर ये क्लास आ जाएगी, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता एक दिन की, ठीक है। क्योंकि आज एक और वीडियो आने वाली है 8 बजे तक आपके पास, वो वीडियो स्पेशल वीडियो होगी। मंडे को 8 बजे तक या ट्यूसडे को 8 बजे तक आपके पास स्कीम्स वाली जो वीडियो मैंने बोली थी वो भी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये 2 वीडियो अभी लूप में है, उसके बाद जो वीडियो आएगी वो ये वाली आएगी, जो एक्स्ट्रा जो भी न्यूज़ मैं भी आपको दिखा रहा हूँ वो सारी न्यूज़ से रिलेटेड वो सारी वीडियोज़ होंगी, ठीक है। उसमें मैंने यूपीएस भी कवर करूँगा, एनपीएस ये सब कवर करूँगा, यूपीएस वाला कवर होगा। अभी जो एग्रीमेंट हुआ था यूएसए और इंडिया के बीच में, वो सारे एग्रीमेंट के बारे में भी बात करूँगा, प्लस और भी कुछ न्यूज़ थे, जैसे इस वाली न्यूज़ के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि जो बेल है वो नॉर्म्स है, जेल नहीं होना चाहिए, बेल मिल जानी चाहिए अगर सबूत नहीं है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसको काफ़ी डिफाइन अच्छी तरीके से मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। आर्टिकल 21 के बारे में मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा, आर्टिकल 20 के बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगा, तो इससे हम इसको जल्दी में स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे कुछ दिन के बाद। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस टाइप की वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। तो जितने भी टॉपिक्स मैं भी आपको दिखा रहा हूँ ये सारी हम लोग पूरी करेंगे। जनधन योजना के भी अभी 10 साल पूरे हो गए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये सारे देख लीजिए। इंटरनेशनल न्यूज़ में पहला टॉपिक है इंडिया और श्रीलंका से रिलेटेड। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने कुछ वादा किया था 2022 में कि हम लोग इतने मिलियन डॉलर्स का आपको एड देंगे कुछ चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। किसको दिया था, श्रीलंका को ये वादा दिया था, ठीक है। तो उसी की पहली पेमेंट इंडिया ने कर दी है, किसके लिए, हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये जो पावर प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के कुछ अलग अलग आइलैंड्स में बनेंगे। उन आइलैंड्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ और याद भी करवा दूंगा, ठीक है। तो उन आइलैंड्स के नाम है, एक तो है डेल्फ्ट, DELFT, डेल्फ्ट। सेकंड है नैना तीवू, और थर्ड है अनालाई तीवू, ठीक है। अभी मैंने इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कच्चा तीवू के बारे में आप जानते होंगे। कच्चा तीवू क्या था, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया के पास था, उसे श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था किसने, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो गिफ्ट कर दिया था, तो आप याद रखेंगे नैना तीवू किससे रिलेटेड होगा, श्रीलंका से रिलेटेड होगा। अनालाई तीवू, तो अगर क्वेश्चन भी आ जाएगा कि ये दोनों आइलैंड कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो ध्यान रखा नैना तीवू किससे रिलेटेड है, श्रीलंका, अनालाई तीवू किससे रिलेटेड है, श्रीलंका, और डेल्फ्ट आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो इन तीनों आइलैंड में ही इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहे थे। इसके लिए कितने मिलियन डॉलर्स, अराउंड 110, एक मिनट में देख लेते हैं, 11 मिलियन डॉलर्स, 11 मिलियन USD इंडिया ने इसको देने का वादा किया था। तो इसकी पहली किस्त इंडिया ने अभी तक दे दी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया के हाई कमिश्नर जो अभी श्रीलंका में पोस्टेड है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है संतोष झा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, संतोष झा। एक बार इनका नाम फिर से चेक कर लीजिएगा। और बांग्लादेश में जो हमारे हाई कमिश्नर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रणय कुमार वर्मा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यमन में हमारे नए एम्बेसडर बने हैं 10 साल बाद, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो कि सऊदी अरेबिया के भी एम्बेसडर है, उनको एडिशनल चार्ज मिला है किसका, यमन का, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अफगानिस्तान से रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है बहुत इंपॉर्टेंट।
अब वहां की वुमेन को कहा गया है कि आपको आपकी बॉडी का छोटा सा हिस्सा भी नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। आंख नाक कान मुंह सब कुछ ढका होना चाहिए, प्लस आपकी वॉइस भी किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है। वो भी इस्लाम के हिसाब से हराम हो गया है, तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे, ये वहां की वुमेन को बोल दिया गया, ठीक है। तो वहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ था काफी अनोखा प्रोटेस्ट हुआ, वो बात अलग है, ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि काफी कड़े कानून है। वहां पे एक वुमेन ने क्या करा कि गाना गा के इस जो नया कानून आया उसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की, ठीक है, गाना गा के। अब उनका क्या होगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो माई वॉइस इज नॉट फॉरबिडन ऐसे उन्होंने फिर गाना गाया और इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। तो अब ये जो शक्ल दिख रही है, शक्लें भी नहीं दिखेगी, ये सारी चीजें ढक दी गई है। पहले था उनका हाल ये, और अब तो पता नहीं क्या होगा, अब देखते हैं आगे। अफगानिस्तान ऐसे इंडिया का दोस्त है और इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ रखता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया रशिया के बीच में अभी मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? मॉस्को में हुई थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मॉस्को में हुई थी और वहां पे क्या साइन हुआ कि अगर कोई भी इमरजेंसी केस हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इंडिया और रशिया एक दूसरे की मदद करेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये साइन कहाँ पे हुआ? ये साइन हुआ है मॉस्को में, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया और इजराइल की अभी जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो हुई है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इंडिया और रशिया की कहाँ पे हुई है? मॉस्को में, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जुडिशियल रिफॉर्म। अब जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड यूएसए नाराज हो गया है किससे? मैक्सिको से, कि आप जुडिशियल रिफॉर्म क्यों कर रहे हो, ठीक है। मतलब मैक्सिको से नाराज हो गया कौन? यूएसए, कि भाई अपने देश में आप जुडिशियल रिफॉर्म क्यों कर रहे हो, ये कह के, ठीक है, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जुडिशियल मतलब जुडिशरी को अंडरमाइन क्यों कर रहे हो। बल्कि अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि यूएसए भी सेम चीज कर रहा है, ठीक है। उसने बोला भी है, प्लस उसने अपनी खुद की वेबसाइट पे, व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाया भी था, कि सेम चीज उन्होंने डाल रखी है कि जो बहुत सारे स्कैंडल्स में जज इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए हम लोग रिफॉर्म करने वाले हैं। बट मैक्सिको अगर सेम चीज कर रहा है तो वो यूएसए नाराजगी जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है डबल स्टैंडर्ड। आगे देखेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा कि अभी 1000 के आसपास जजेस कौन सी कंट्रीज में उतर गए थे सड़क पे, तो उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि अभी रिसेंटली एक ऐसी कौन सी कंट्री का नाम बताइए जहां पे कुछ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उसको वहां की गवर्नमेंट ने उसी टाइम पलट दिया, तो उस वजह से लोग सड़क पे आ गए, तो उसका नाम भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कंट्री कौन सी थी, ठीक है। इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, थाईलैंड में। थाईलैंड में भी जुडिशरी का कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे श्वेता थविसिन, ठीक है। अब इनको हटा दिया किसने? वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ये कह के कि आपके जो कैबिनेट में एक मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है वो जेल में रह चुका है, तो उसको आप अपॉइंट कैसे करते हो, कैसे कर सकते हो, और इथिक्स का हवाला देके प्राइम मिनिस्टर को ही हटा दिया, ठीक है। और ये जो कोर्ट है पिछले 16 साल में ये चीज 4 बार कर चुकी है। और उन्होंने क्या किया कि मूव फॉरवर्ड पार्टी को, जिससे ये बिलोंग करते थे थविसिन, इसको भी बैन कर दिया, इसके मेंबर्स को भी बैन कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, मूव फॉरवर्ड पार्टी कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? थाईलैंड से रिलेटेड है। श्वेता थविसिन किससे रिलेटेड है? थाईलैंड से रिलेटेड है। ये वहां के पीएम थे जिन्हें हटा दिया, किसने हटा दिया? वहां के सुप्रीम कोर्ट ने। वहां की जो नई पीएम बनी है उनका नाम क्या है? पैटोंगटान शिनावात्रा। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, शिनावात्रा से आप ध्यान रखेंगे। पर इनके पिताजी का नाम भी शिनावात्रा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठकसिन शिनावात्रा क्या थे? पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो नहीं है, अब उनकी बेटी बनी है। कौन बनी है? पैटोंगटान शिनावात्रा। और ये सिर्फ 37 साल की, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये लोग काफी ज्यादा रिच है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थाईलैंड याद आएगा, कौन कौन से? शिनावात्रा, ठकसिन शिनावात्रा और पैटोंगटान शिनावात्रा। फिर श्वेता थविसिन याद रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर थे। और मूव फॉरवर्ड पार्टी, ये भी याद रहेगा, ठीक है, कि वहां की पार्टी थी, कहाँ की? थाईलैंड की, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश रिवोक्स बैन ऑन जमाते इस्लामी। अब बांग्लादेश ने क्या किया? जमाते इस्लामी पे जो बैन लगाया था, किसने? शेख हसीना ने उसे रिवोक कर दिया, ठीक है। ये इस्लामिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये चुनाव भी लड़ना चाहता है और प्लस ये इंडिया को बहुत ज्यादा धमकियां देता था, ठीक है। इंडिया के हमेशा खिलाफ रहता है, हिंदूज के खिलाफ रहता है। बट अभी ये निकल के जैसे इस पे बैन हटा है तो बहुत अच्छी सी बात करे कि हम तो इंडिया से बात करना चाहते हैं, हम तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बांग्लादेश सबका है। ये चीज आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूज इन सब से भी आ जाता है, ठीक है। आप पिछली बार क्वेश्चन देखो, ट्रम्प से रिलेटेड जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप कहीं से आप पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे तब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नहीं, जो हमेशा डेली का न्यूज देखता रहता है तो वही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, ठीक है। आगे देखते हैं, इजराइल हमास अग्री टू टेम्पररी सीज फायर फॉर गाजा पोलियो वैक्सीनेशन, ठीक है। अब देखो, इजराइल और गाजा में क्या हो रहा है, कितने बच्चे मर गए तो कोई बात नहीं, पर पोलियो के लिए वहां पे सीज फायर कर दिया है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत अलग ही चीज हो गई है वहां पे कि पोलियो के लिए 3 दिन का सीज फायर कहां पे हुआ है? ये हुआ है कहां पे?
इजराइल हमास वॉर में, ठीक है। और वहां पे क्या पाया गया था कि गजा में एक बच्चे को पोलियो निकला था, तो इसलिए 3 दिन का सीज फायर कर दिया। अब वहां पे वैक्सीनेशन चल रहा है, और वैक्सीनेशन कौन कर रहा है? आईडीएफ कर रही है, इजराइल डिफेंस फोर्स कर रही है वहां पे वैक्सीनेशन। आगे देखते हैं, रशिया यूक्रेन, और इससे रिलेटेड क्या है? रशिया फेसेस डिफिकल्ट फाइट टू रीटेक यूक्रेन हेल्ड एरिया सेज टॉप यूएस स्पाई, ठीक है। यूएस स्पाई ने कहा है कि रशिया को बहुत प्रॉब्लम हो रही है अपना एरिया वापस लेने में। कौन से एरिया की बात करें? कुर्स्क रीजन की बात करें, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पूछेगा कि कुर्स्क रीजन किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रहेगा कुर्स्क रीजन किससे रिलेटेड है? रशिया से रिलेटेड है, और इसमें ही यूक्रेन के सोल्जर्स घुस गए थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रोकोर्स्क रीजन किससे रिलेटेड है, प्रोकोर्स्क रीजन किससे रिलेटेड है, इसका नाम प्रोकोर्स्क रीजन किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रहेगा आपको यूक्रेन से रिलेटेड है, और इस पे रशिया हमला करने वाला, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये डोनास रीजन से बिलोंग करता है यूक्रेन की, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कुर्स्क प्रोकोर्स्क समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं। अभी यूक्रेन भी गए थे, पोलैंड गए थे, पोलैंड के बाद कहाँ गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी? यूक्रेन गए थे ट्रेन से, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी गैस सप्लाई से रिलेटेड है। अभी ये कुछ न्यूज़ है जो मैंने आपको नेशनल में भी कुछ न्यूज़ दिखाए, और कुछ इंटरनेशनल में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये सारी जो न्यूज़ है ये हम लोग एक दिन अलग से क्लास लेकर कवर करेंगे। कोई भी क्लास आपकी छूटेगी नहीं, इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। कुछ ये एक्स्ट्रा न्यूज़ है, ये सारी अगर मैं इसमें भी इस क्लास में करने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक सेपरेट क्लास हम लोग क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। माय नेम इज आशुतोष, साइनिंग ऑफ।